दूंगा, तो चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को निश्चित ऑन कर लेना है ताकि आपके लिए बेनिफिटेड हो सके। तो चलिए आज का वीडियो ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए मैं अपने टॉपिक को चलता हूँ। बायोलॉजी, जैसा कि मतलब बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान। क्या होता है? मतलब जीव विज्ञान होता है सजीव जो होती हैं, जिसमें जान होती है, जिसमें प्राण होती हैं, जिसमें जो बढ़ता है, ठीक है, वो क्या होती हैं? सजीव होती हैं। तो सजीव के जो अध्ययन किया जाता है वो जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। क्लियर है? सजीव के जो अध्ययन करते हैं वो जीव विज्ञान होती हैं। जीव विज्ञान के जनक क्वेश्चन पूछा जाती हैं कि जीव विज्ञान के जनक कौन होते हैं? तो याद रखिएगा, अरस्तु। क्या? अरस्तु साहब थे जीव विज्ञान के जनक। ये भी क्वेश्चन पूछा जा गया क्वेश्चन है। जीव विज्ञान के दो शाखा में बांटते हैं, पहला तो जूलॉजी और दूसरा बोटनी। क्या? पहला जूलॉजी जिसे जंतु विज्ञान बोलते हैं, और बोटनी जिसे प्लांट के अंदर पढ़ते हैं, यानी जो पेड़ पौधा के अध्ययन करते हैं वो बोटनी के अंतर्गत करते हैं। और जूलॉजी में हम लोग जीव विज्ञान के अध्ययन करते हैं। जैसे मानव का अध्ययन कहाँ करेंगे? हम जीव विज्ञान के अंदर करेंगे। जानवर का अध्ययन करेंगे तो जीव विज्ञान के अंदर करेंगे। लेकिन पेड़ पौधा जो होते हैं, वृक्ष जो होते हैं, उसका अध्ययन करना है तो कहाँ पर करना पड़ेगा हमको? वो बोटनी के अंदर करना पड़ेगा। तो आपको पता चल गया होगा कि जीव विज्ञान दो शाखा में बांटते हैं। पहला हम बांटते हैं जूलॉजी के अंदर और दूसरा हम बांटते हैं बोटनी के अंदर। जूलॉजी में हम लोग जंतु विज्ञान का अध्ययन करते हैं और बोटनी में हम लोग पेड़ पौधा का अध्ययन करते हैं। ये आपको भली भांति पता चल गया होगा। तो चलिए, सजीवों का अध्ययन जैसा जीव विज्ञान हुआ, जीव विज्ञान के जनक को हम बताए अरस्तु साहब। अरस्तु साहब को जीव विज्ञान का जनक बोला गया है। ठीक है, तो ये अब ये हो गया। उसके नीचे पढ़ना होता है सेल्स। अब आता है आपका सेल्स किसका? जीव विज्ञान का सेल्स। यानी जीव विज्ञान में जो सेल्स पढ़ते हैं, यानी जानवर के बारे में हम पढ़ते हैं। एनिमल किंगडम हुआ। ह्यूमन के बारे में पढ़ना होता है, तो ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं। हम कहाँ पढ़ते हैं? तो ये जूलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। आपको पता हो गया होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका के अध्ययन क्या होता है? कोशिका के अध्ययन क्या होता है? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी बोला जाता है। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आएगा या मैं ज़्यादा स्पीड में होऊंगा तो निश्चित तौर पर आप कमेंट करेंगे कि हाँ मैं स्पीड में हूँ, मैं स्लो हो जाऊँगा। ठीक है, तो मुझे पता चलना चाहिए कि मैं कितना स्पीड में हूँ, क्योंकि ज़्यादा स्पीड तो मुझे पता नहीं चल रहा है। अगर आपको लग रहा होगा कि मैं ज़्यादा स्पीड हूँ तो थोड़ा सा कम कर दूँगा। तो इसके लिए कमेंट करें कि हाँ मैं ज़्यादा हूँ स्पीड, तो मैं थोड़ा सा कम करने का प्रयास करूँगा। कोशिका का अध्ययन क्या होता है? साइटोलॉजी होती हैं। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक। क्या? रॉबर्ट हुक नाम का वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज किए थे। और कब किए थे? 1665 ईस्वी में किए थे। इन्होंने, रॉबर्ट हुक साहब ने, मरे हुए कोशिका की खोज किए थे। मरे हुए कोशिका मृत कोशिका होती हैं और मृत कोशिका को नेफ्रोसिस बुलाई जाती हैं। क्या बुलाई जाती हैं? नेफ्रोसिस बुलाई जाती हैं। और जो मृत कोशिका की खोज किए थे वो रॉबर्ट हुक साहब ने किए थे। 1665 ईस्वी में किए थे। इसलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की बात करेंगे तो जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने किए थे। कौन किए थे? वैज्ञानिक को नाम याद रखना पड़ेगा। वैज्ञानिक के नाम थोड़ा सा अटपटा है तो क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, कोई काट ही नहीं सकता है। किसी भी एग्ज़ाम हो, बीएसएससी हो, रेलवे के ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, लोको पायलट हो, कुछ भी हो, आपको क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। और क्वेश्चन पूछता ही, सेल्स से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो आप नाम याद रखेंगे। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने किए थे? 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने किए थे। और ये इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। रॉबर्ट ब्राउन, ये भी नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, रॉबर्ट ब्राउन। ये जो होती हैं कोशिका के अंदर केंद्रक होती हैं। क्या होती हैं? कोशिका के अंदर केंद्रक होती हैं। उस केंद्रक का खोज किसने किए थे? तो आपको पता होना चाहिए, रॉबर्ट ब्राउन। देखिए, दो नाम में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा, रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक। क्या? रॉबर्ट हुक। तो देखिए, सेल्स जो कोशिका का जो खोज किए थे वो रॉबर्ट हुक ने किए थे, क्योंकि कोशिका क्या होता है? निकालना होता है, बहुत छोटी होती है, उसको हुक से निकालना होता है। तो आप हुक से याद रखिएगा कि रॉबर्ट हुक। क्या?
रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इनका खोज किए थे, तो रॉबर्ट हुक कोशिका के खोज किए थे, जबकि रॉबर्ट ब्राउन कोशिका के अंदर, क्या, कोशिका के अंदर केंद्रक होती है, उस केंद्रक का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। और ये कब किए थे, 1881 ईस्वी में किए थे। कब किए थे, 1881 ईस्वी में किए थे। एक और वैज्ञानिक का नाम याद आ गया, स्लाइडेन एंड स्वान। क्या, स्लाइडेन एंड स्वान, नाम याद रखिएगा, स्लाइडेन एंड स्वान। ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था और कहे थे कि शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है और अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती हैं, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती हैं, कोशिका होती हैं। और किन्होंने ये बताए थे, तो स्लाइडेन एवं स्वान नाम का वैज्ञानिक ने ये बताए थे कि कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती हैं और कोशिका जो होती हैं शरीर कोशिकाओं से बना हुआ होती हैं। तो ये स्लाइडेन एवं स्वान जी का भी नाम आपको याद रखना है। मरा हुआ कोशिका को नेफ्रोसिस बोला जाती हैं। सबसे छोटी जो कोशिका होती हैं वो माइकोप्लाज्मा की कोशिका होती हैं। किसका कोशिका होती हैं, माइकोप्लाज्मा की कोशिका होती हैं। सबसे बड़ी कोशिका की बात करेंगे तो शुतुरमुर्ग के अंडा, क्या, शुतुरमुर्ग के अंडा जो होती हैं वो सबसे बड़ी कोशिका होती हैं। सबसे लंबी कोशिका की बात करेंगे तो देखिए, लंबी कोशिका और बड़ी कोशिका में अंतर है। क्या है, अंतर है। सबसे लंबी अलग होती है, सबसे बड़ी अलग होती है, तो इनमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए मैं कन्फ्यूजन को दूर कर दूं। सबसे लंबी की बात करेगा तो तंत्रिका तंत्र यानी स्नायु कोशिका बोला जाता है। क्या बोला जाती हैं, स्नायु कोशिका। तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका होती है ना, वो स्नायु कोशिका होती हैं। और सबसे बड़ी कोशिका की बात करेंगे तो शुतुरमुर्ग के अंडा। क्या, शुतुरमुर्ग के अंडा। तो आपको बड़ा और लंबा में फ़र्क पता चल गया होगा कि लंबा क्या होती हैं, बड़ा क्या होती हैं। तो सबसे बड़ा कोशिका की बात करेंगे तो शुतुरमुर्ग के अंडा, और सबसे लंबा कोशिका की बात करेंगे तो स्नायु कोशिका, जिसे तंत्रिका तंत्र के भी कोशिका बोला जाता है। आपको नाम याद रखना, क्यों, क्योंकि आपको बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको नाम में कन्फ्यूजन हो सकता है। देखिए, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना ये अलग बात है, और क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना ये अलग बात होती है। तो सॉल्यूशन आप नाम के आधार पर भी दे सकते हैं। बहुत से बायोलॉजी में नाम जो है वो थोड़ा सा आपको अटपटा दिख सकता है, तो उस नाम को आपको बार बार याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो नाम ही है जो आपको गलती करवा देगा। कॉन्सेप्ट आपको गलती नहीं करवाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है कि ब्रेन क्या होती हैं, लीवर क्या होती हैं, किडनी क्या होती हैं, छोटी याद क्या होती हैं, बड़ी याद क्या होती हैं, मलाशय क्या होती हैं, गुद्दा क्या होती हैं, बोन क्या होती हैं, बोन कहाँ पर होता है, सब कुछ पता होता है। लेकिन नाम जो होता है ना, वो नाम को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो याद रखिएगा, बहुत सा क्वेश्चन ये बार बार आता है कि आप इतना याद कैसे कर लेते हैं। तो अरे भाई, बता दिए ना एक बार कि ये आप चीज़ों को बार बार देखो, बार बार रिकॉल करो, बार बार रिवीजन करो, अपने आप याद हो जाएगा। आप एक क्वेश्चन को पढ़ते हो और 1 महीना के बाद पढ़ोगे और कहोगे कि मेरे पास याद रहे, तो वो याद रहेगा क्या? खाना तो रोज़ दिन खाते हो और एक दिन एब्सेंट रह जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। उसी प्रकार से पढ़ना भी तो रोज़ होता है ना। आप यदि पढ़ोगे ज़्यादा तो ज़्यादा याद रहेगा, कम पढ़ोगे तो कम याद रहेगा। कोई काम करना होता है तो थोड़ा सा आराम से करना होता है, जब सीख लो तो उसको स्पीड में कर लो, तो ये होता है। तो सबसे बड़ी कोशिका की बात की शुतुरमुर्ग के अंडा। सबसे छोटी कोशिका की बात करेंगे तो माइकोप्लाज्मा की कोशिका। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा। सबसे मृत कोशिका जो होती है नेफ्रोसिस। तो तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होती हैं। याद रखिएगा, तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होती हैं। और जब कोशिका में तंत्रिका तंत्र में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होगा तो क्षतिग्रस्त अंगों को, क्या, क्षतिग्रस्त अंगों को वो ठीक कैसे करेगा? से कोशिका में होना चाहिए क्या कि कहीं टूट फूट गया है तो वो अपने रीजनरेट करे। क्या, वो अपने रीजनरेट करे, परंतु वो रीजनरेशन कर ही नहीं रहा है। क्यों, कहाँ पर नहीं कर रहा है? ब्रेन में। ब्रेन में आपका रीजनरेशन का जो क्रिया होती है वो बहुत कम होती हैं। सबसे ज़्यादा, क्या, सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो रीजनरेट कहाँ होती हैं? तो लंग्स में सबसे ज़्यादा होती हैं। लंग्स कहाँ पर होती हैं? हृदय में। लंग्स, हृदय के पीछे लंग्स होता है, वहाँ पर जो होती हैं रीजनरेशन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर
थोड़ा उससे थोड़ा सा ज़्यादा कम की बात करेंगे तो लीवर में ज़्यादा से ज़्यादा रीजनरेशन होती हैं। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति को अगर छुरा पेट में मारते हैं तो अगर लेफ़्ट साइड क्या लीवर कहाँ होती है, राइट साइड होती है लीवर ना, तो अगर लेफ़्ट साइड मार दिए छुरी तो बच सकता है, राइट साइड मार दिए तो वो बच जाएगा। क्यों बच जाएगा? क्योंकि लीवर में लगेगा और लीवर रीजनरेट करता है, वो रीजनरेशन कर सकता है। तो आप देखते होंगे, कहीं पर देखे होंगे मूवी में, चाहे किसी भी जगह देखे होंगे कि छुरा राइट साइड पेट में भुका जाता है तो वह बच जाता है। क्यों बच जाता है? क्योंकि वहाँ पर लीवर होता है और लीवर रीजनरेशन करता है, तो वो फिर से वो लीवर क्या होता है, बन जाता है। तो लीवर डैमेज्ड लीवर भी क्या होता है, वो बनने लगता है। क्यों? क्योंकि रीजनरेट करता है वो। तो लीवर तो रीजनरेट किया, लेकिन आपका अग्नाशय जो कि लेफ्ट साइड होती हैं, छोटी आंत लेफ्ट साइड से गुजरता है, तो अगर लेफ्ट साइड में मार देगा कोई चाकू तो वो मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या होती हैं, अग्नाशय होती हैं। लेफ्ट साइड में अग्नाशय होती हैं, अग्नाशय के नीचे ही गुजरता है आपको छोटी आंत, तो छोटी आंत में भौंका जाएगा तो मर जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि छोटी राइट साइड में क्या होता है, लीवर होती हैं, और लीवर में रीजनरेशन जो होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। उस लंग्स में भी रीजनरेशन की क्रिया जो होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो अच्छा आप ये बताइए कि अगर चूँकि ब्रेन में तो रीजनरेशन की क्रिया बहुत कम होती हैं, तो ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है। आप लोग सुने होंगे कि ब्रेन में ट्यूमर क्यों हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अनियंत्रित कोशिका विभाजन होगा तभी कैंसर होगा। क्या? अनियंत्रित कोशिका विभाजन होगा तो कैंसर को रूप ले लेता है वो। तो ब्रेन में ट्यूमर क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ तो रीजनरेशन की क्रिया बहुत कम होता है। तो जब रीजनरेशन होगा ही नहीं तो फिर वहाँ पर अनियंत्रित कोशिका कैसे बनेगा? फिर वहाँ पर तो कैंसर नहीं होना चाहिए। तो देखिए, ब्रेन में न्यूरॉन सेल होते हैं, लेकिन अगर 90% में न्यूरॉन सेल हैं तो 10% में क्या हैं, गिलियल सेल हैं। याद रखिएगा 90 + 10 क्या, 90 + 10, 90 + 10 = 100। तो 90% में क्या है, 90% में आपको न्यूरॉन सेल है और 10% में क्या है, आपका गिलियल सेल है। तो देखिए न्यूरॉन सेल में मैंने क्या बताया, न्यूरॉन सेल में कभी भी रीजनरेशन नहीं होती हैं, न्यूरॉन सेल में कभी भी रीजनरेशन नहीं होती हैं। लेकिन आपको गिलियल सेल में तो होगा रीजनरेशन ना, तो गिलियल सेल में रीजनरेशन हो जाएगा। और जब ज़्यादा वहाँ पर रीजनरेट कर लेगा तो कोशिका विभाजन करेगा। कोशिका विभाजन जहाँ तक आप जानते हैं क्या कि अनियंत्रित कोशिका विभाजन होगा तो वो कैंसर हो जाता है। तो आपको कहते हुए सुना होगा कि ब्रेन में ट्यूमर हो गया। अब आपको पता चल गया कि ब्रेन में ट्यूमर न्यूरॉन वाले भाग में नहीं होता है, बल्कि गिलियल सेल वाले भाग में ट्यूमर हो जाता है। तो आपका पता चल गया होगा कि ट्यूमर कहाँ पर होती हैं, गिलियल सेल में होती हैं, ना कि न्यूरॉन सेल में होती हैं। डॉक्टर साहब से आप पता कर सकते हैं कि न्यूरॉन सेल कहाँ पर होती हैं और गिलियल सेल कहाँ होती हैं, तो आपको पता चल जाएगा। हम जानकारी दे दिए कि न्यूरॉन सेल में सेल डिवीज़न नहीं होती हैं, गिलियल सेल में सेल डिवीज़न होती हैं। सेल डिवीज़न जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर कोशिका ज़्यादा बनेगा, और जहाँ कोशिका ज़्यादा बनेगा वहाँ पर कैंसर की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाएगा। लंग्स फेफड़ा जो होती हैं वहाँ पर कैंसर सबसे ज़्यादा क्यों हो जाता है? लंग्स में कैंसर सबसे ज़्यादा माना जाता है। क्यों? क्योंकि लंग्स में ज़्यादा रीजनरेशन होती हैं। रीजनरेशन की क्रिया सबसे ज़्यादा कहाँ होती हैं? लंग्स में। और लंग्स के बाद कहाँ होती हैं? लीवर में। तो आपको कहते हुए सुना होगा कि सबसे ज़्यादा कैंसर कहाँ होती हैं? तो लीवर में। अक्सर डॉक्टर साहब से मिलते होंगे तो या माने डेटा देखते होंगे, डेटा रिसर्च में आपको पता चल गया होगा कि लीवर में कैंसर ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि लीवर में रीजनरेशन की क्रिया बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जहाँ पर रीजनरेशन की क्रिया ज़्यादा होगा वहाँ पर कैंसर की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है, तो आपको पता चल गया हो कहाँ पर ट्यूमर होगा, तो आपको गिलियल सेल में ट्यूमर हो